हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशीष पाठक आज फिर से रे ऑप्टिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के साथ आपसे बात करने के लिए उपस्थित हूं। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत, डेफिनेशंस और इमेज फॉर्मेशन के रूल और किन किन परिस्थितियों में प्रतिबिंब बनता है उन सब की चर्चा की थी। आज हम कुछ विशेष एक सूत्र के डेरिवेशन के लिए आपसे जुड़ रहे हैं और आज हम जानेंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है। और दर्पण सूत्र का डेरिवेशन करने से पहले हम सबसे पहले दर्पण सूत्र की डेफिनेशन जानेंगे कि दर्पण सूत्र की परिभाषा क्या है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी गोलीय दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और उसकी फोकस दूरी के बीच जो संबंध होता है उसे हम दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला कहते हैं। हमको पता है कि वस्तु की दूरी को हम स्मॉल u से, प्रतिबिंब की दूरी को v से और दर्पण की फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं। तो u, v और f में जो संबंध बताने वाला सूत्र है वही दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला कहलाता है। और आज हम सबसे पहले उसको कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण के लिए यहाँ पर डिराइव करेंगे और फिर उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हम डिराइव करना जानेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने कॉन्केव मिरर प्रदर्शित है और एक किरण आरेख प्रदर्शित किया गया है, एक प्रतिबिंब का बनना प्रदर्शित किया गया है। इस अवतल दर्पण जिसको आप देख रहे हैं उसका फोकस बिंदु F है, उसका ध्रुव बिंदु P से प्रदर्शित है जो पोल कहलाता है और उसका वक्रता केंद्र हमारे पास C है। PC रेखा इसकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। इस मुख्य अक्ष पर AB एक वस्तु रखी हुई है जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर B से एक किरण आती है BD जो कि फोकस से परावर्तित होकर गुजरती है और प्रतिबिंब हमको AB वस्तु का A1 B1 प्राप्त होता है। बिंदु D से इस मुख्य अक्ष पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है DN, इसीलिए हमने इसको यहाँ 90 एंगल से शो किया है। ये 90 डिग्री का एंगल है। अब हम डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। तो आप देखें इस किरण आरेख में आपको दो ट्राइंगल्स दिखाई देंगे। एक ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल ABC जो ऊपर की ओर बना हुआ है और एक ट्राइंगल है ट्राइंगल A1 B1 C जो नीचे की ओर है। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कुछ समानताएं पाते हैं। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A1 B1 C में, इन दोनों में आप देखिए कि हमारे पास ट्राइंगल ABC और A1 B1 C1 में हम एक एक कोण ले रहे हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल का कोण BAC आप देखेंगे कि 90 डिग्री का एंगल है। इसी तरीके से ट्राइंगल A1 B1 C में एंगल B1 A1 C ये भी 90 डिग्री है। तो इक्वल टू एंगल B1 A1 C और ये दोनों बराबर किसके हैं, 90 डिग्री के। इसके बाद दूसरा हम पेयर ऑफ एंगल्स लेते हैं दोनों का। तो दोनों ट्राइंगल्स में तो आप देखें कि त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC का कोण ACB और दूसरे ट्राइंगल का कोण A1CB1, कोण A1CB1। आप देखेंगे कि ये कोण और ये कोण आपस में समान होंगे। क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये दोनों कोण बराबर क्यों हैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते हैं। अब त्रिभुज ABC और A1 B1 C में दो कोण बराबर हो गए और हमको पता है कि जब किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण समान होते हैं तो वो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज A1 B1 C के। ये जो हमारा निशान है ये समरूप त्रिभुज को प्रदर्शित करने का निशान है। अब जब हमको ये पता चल गया कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों का एक गुण होता है कि उनमें संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। उस गुण का हम उपयोग करेंगे। तो पहले त्रिभुज की भुजा AB और दूसरे त्रिभुज में उसकी संगत भुजा A1 B1, इनका अनुपात बराबर होगा पहले त्रिभुज की भुजा AC और दूसरे त्रिभुज में उसकी संगत भुजा A1C, इनका अनुपात समान होगा और इसको हम समीकरण नंबर 1 कहेंगे। इसके बाद इसी तरीके से हम दो त्रिभुज और आपको देखने को कहेंगे। आप देखें त्रिभुज DNF
DNF, ये ऊपर की तरफ ट्रायंगल बना हुआ है। और दूसरा त्रिभुज मैं आपसे कह रहा हूं त्रिभुज A1B1F, ये दूसरा त्रिभुज आपको दिखाई देगा A1B1F। इन दोनों त्रिभुजों में आप देखेंगे कि एंगल DNF, आपको भी मैंने बताया था DN परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, इसलिए एंगल DNF 90 डिग्री का होगा। और साथ ही साथ यहां पर भी आप देखेंगे कि B1A1F ये भी 90 डिग्री का होगा, इक्वल टू एंगल B1A1F, ये दोनों 90 अंश के कोण हो गए, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो गए। फिर से हम देखें और कोण का मैं नाम लेता हूं इन दोनों त्रिभुजों में, एंगल NFD, आप देखें NFD यानी कि ये वाला कोण, और दूसरे नीचे वाले त्रिभुज का B1FA1 अर्थात ये वाला कोण B1FA1, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। जैसे कि हमने पहले अभी देखा था वैसे ही ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण होने के नाते ये दोनों भी आपस में समान होंगे। स्पष्ट हो गया कि हमारे पास ये दोनों त्रिभुज भी समरूप त्रिभुज हो गए, इसलिए त्रिभुज DNF समरूप त्रिभुज A1B1F। इसमें भी हम उसी गुण का उपयोग करते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात समान करते हैं। तो त्रिभुज DNF की भुजा DN और उसकी संगत भुजा दूसरे त्रिभुज में A1B1, और DNF की दूसरी भुजा FN, और संगत भुजा दूसरे त्रिभुज में हमारे पास है FA1, इन दोनों का अनुपात समान होगा, और इसको हम समीकरण नंबर 2 कहेंगे। अब आप यहां पर एक ध्यान से बात देखें कि AB वस्तु में B बिंदु से जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वही D पर आपतित होती है, और D से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है वो DN है। इसका अर्थ हुआ कि AB और DN आपस में बराबर होंगे। तो चूंकि AB इक्वल टू DN, तो इस समीकरण नंबर 2 का रूप थोड़ा सा बदलता है, और DN की जगह हम AB जब रखते हैं तो ये बन जाता है AB बटे A1B1 बराबर FN बटे FA1। इसको हम समीकरण नंबर 3 बोलते हैं। अब आप स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के बाद थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देंगे इस फिगर की तरफ और मेरी बात की तरफ, दोनों आप ध्यान देंगे। ये जो कॉन्केव मिरर है, इस कॉन्केव मिरर को हम बनाते कैसे हैं, मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, उसको आप डिटेल्स में देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। लेकिन मैं जल्दी से उसको रिमाइंड करता हूं, क्विक रिमाइंड, शॉर्ट रिमाइंड करता हूं कि किसी खोखले गोले को काटकर हम दर्पण का निर्माण करते हैं। अब जिस भी खोखले गोले से दर्पण को काटा गया होगा, अगर उसका द्वारक बहुत बड़ा होगा तो ये कटे हुए हिस्से में N बिंदु और P बिंदु बहुत सन्निकट होंगे। यदि दर्पण का द्वारक बड़ा होगा, ऐसी परिस्थिति में जो हमारा N बिंदु है वो P के बहुत सन्निकट होगा, और तब इस इक्वेशन 3 का फॉर्म जो हो जाएगा वो बन जाएगा AB बटे A1B1 बराबर FP बटे FA1। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं। अब आप देखें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 4 है। आप दोनों को बहुत कायदे से देखें। इक्वेशन नंबर 1 में पढ़ता हूं AB अपॉन A1B1 इक्वल टू AC अपॉन A1C। इक्वेशन नंबर 4 में पढ़ता हूं AB अपॉन A1B1 इक्वल टू FP अपॉन FA1। खास बात क्या है, दोनों ही इक्वेशंस की जो लेफ्ट हैंड साइड है, बायां पक्ष है, एकदम बराबर है, और जब बायां पक्ष बराबर है इसलिए दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से क्या हमको परिणाम मिलता है कि दाहिने पक्ष भी बराबर होंगे। AC अपॉन A1C बराबर FP अपॉन FA1। अब हम देखें ये जो हमको संबंध मिला, इस संबंध को हम रीअरेंज करेंगे, रीएडजस्ट करेंगे दूरियों के हिसाब से। जो दूरियां हमको डिफाइंड हैं, जिन दूरियों को हम परिभाषित कर चुके हैं, उन्हीं के फॉर्म में इन हम दूरियों को बदलेंगे। अब आप देखेंगे कि AC जो हमारी है, AC को हम लिख सकते हैं, AC ये हमारी दूरी है, इसको हम लिख सकते हैं PA
माइनस PC। आप चित्र में देख सकते हैं, PA में से अगर PC को घटा दिया जाए तो AC मिल जाता है। A1C को हम लिख सकते हैं PC माइनस PA1। PC में PA1 को घटा दें तो हमको A1C मिल जाता है। FP को हम FPA लिखा रहने देते हैं और FA1 को हम लिख सकते हैं PA1 माइनस FP। हमने ये क्यों किया, इसका कारण मैं आपको स्पष्ट करता हूं। हमने कुछ दूरियों को परिभाषित किया है दर्पण के संबंध में। आप देखेंगे कि जो P है वो ध्रुव है, तो PA कहलाएगी वस्तु की दूरी। चूंकि A भी वस्तु है इसलिए PA कहलाएगी वस्तु की दूरी, और ये दूरी बाईं ओर नापी गई है चिन्ह परिपाटी के हिसाब से, इसलिए निगेटिव होंगी। संकेत वस्तु की दूरी का U तो माइनस U। PA1 ये कहलाएगी प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि A1 B1 हमको प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो ये कहलाएगी प्रतिबिंब की दूरी, और ये भी बाईं ओर की नापी गई है इसलिए ये भी निगेटिव होगी। संकेत इसका V तो माइनस V। इसी प्रकार से जो हमारे पास ध्रुव से F तक की दूरी यानी कि फोकस तक की दूरी है, ये कहलाएगी फोकस दूरी, और फोकस दूरी को हम F से प्रदर्शित करते हैं। ये भी बाईं ओर है इसलिए इसको F से दिखाएंगे माइनस F। इसके अतिरिक्त एक और दूरी है PC। C वक्रता केंद्र है, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या भी बाईं ओर है, इसको R से प्रदर्शित करते हैं तो माइनस R। और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का संबंध हमने लास्ट वीडियो में देखा है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2F। अब ये जो मान हमको मिले हैं इनको हम इस संबंध में रख देंगे कि किसका मान कौन सा है, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो PA की जगह हम रखेंगे माइनस U, माइनस का निशान, PC की जगह रखेंगे माइनस 2F, उसके बाद अपॉन PC की जगह माइनस 2F, माइनस का निशान, PA1 की जगह माइनस V इज इक्वल टू FP की जगह माइनस F, नीचे PA1 की जगह पर हम रखेंगे माइनस V, माइनस का निशान, FP की जगह हम रखेंगे हमारे पास माइनस F। अब आप देखें इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस U प्लस 2F अपॉन माइनस 2F प्लस V इज इक्वल टू माइनस F अपॉन माइनस V प्लस F। अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा जिसको कहते हैं, तब हमको इक्वेशन प्राप्त होगी। तो देखिए तिर्यक गुणा प्राप्त करेंगे हम माइनस V से सबसे पहले इधर गुणा शुरू करते हैं। तो माइनस V का माइनस U से गुणा UV, फिर माइनस V का इससे गुणा माइनस 2FV, फिर F से इसका गुणा माइनस UF, और F से 2F का गुणा 2F स्क्वायर इक्वल टू, हम देखेंगे कि हम इसको नीचे लिखे देते हैं इक्वल टू। अब आप देखें माइनस F से मल्टीप्लाई करें, माइनस F से माइनस 2F का मल्टीप्लाई 2F स्क्वायर और फिर माइनस FV। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि इस पूरे इक्वेशन में 2F स्क्वायर दोनों तरफ पॉजिटिव है। अगर हम पक्षांतर करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, और तब हमको जो इक्वेशन मिलती है, मैं इधर लिख दे रहा हूं साफ साफ आपके लिए, आप ध्यान से देख सकते हैं। तब हमारे पास जो इक्वेशन बचती है वो बचेगी UV माइनस 2FV माइनस UF इक्वल टू माइनस FV। अब हम एक बार फिर कुछ पदों का पक्षांतर करते हैं। इधर हम सिर्फ UV को छोड़ देते हैं और उधर हम बाकी चीजों को लेके जाते हैं। तो माइनस 2FV उधर जाता है, प्लस माइनस FV पहले से लिखा हुआ था, और ये माइनस UF उधर जाता है, हो जाता है प्लस का UF। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हो गया UV, 2FV में FV अगर हम घटाएंगे तो मिलेगा FV और प्लस UF। अब ये जो हमको इक्वेशन बनी है, अब हम लास्ट स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए, गणित में हम कोई भी संक्रिया दोनों पक्षों में कर सकते हैं, और उसी गुण का उपयोग करेंगे हम दोनों पक्षों में UVF से भाग करेंगे। UVF से दोनों पक्षों में भाग करने पर, दोनों पक्षों में भाग करने पर, ये समीकरण के दोनों पक्षों में हम UVF से भाग करने जा रहे हैं। आप देखेंगे भी UV अपॉन UVF इक्वल टू FV अपॉन UVF प्लस UF अपॉन UVF। अब आप देखें स्टूडेंट्स,
हम यहाँ पर देखें ये UV यहाँ UV, तो ये UV UV FV F F V V U U F F से कैंसिल होते हैं। और जो हमारे पास अब ये जो इक्वेशन जो हमारे पास सूत्र बन के निकलता है वही दर्पण सूत्र। देखें वो सूत्र क्या निकला, मैं आपके सामने हम लिखते हैं उस सूत्र को कि यहाँ पर बचा 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यही कहलाता है हमारा दर्पण का सूत्र जिसको हम प्राप्त करने जा रहे थे और अंततः हमने इस सूत्र को प्राप्त किया 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये मिरर फॉर्मूला कहलाता है। आज हमने इसको अवतल दर्पण के लिए प्राप्त किया है और नेक्स्ट में हम इसको फिर से प्राप्त करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। ये आपको याद रखना है कि दर्पण का सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार मिलते हैं। तब तक आप रिवाइज करते रहिए, सीखते रहिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू।